सो लेट्स कंटिन्यू विथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. हम लोग ऑक्सीजन फैमिली डिस्कस कर रहे थे एंड वी जस्ट सॉ लाइक जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली. सो जस्ट जनरल डिस्कशन अपना किया था, अभी अपन स्पेसिफिक डिस्कशन करने वाले हैं. सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट. ओके, सो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन. ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं, जस्ट यू नो मोस्ट ऑफ दिस स्टफ, दैट शुड बी फाइन. सो इट्स एक्चुअली, अगर लिक्विड स्टेट में लेके जाए इसको, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पेल ब्लू लिक्विड. And in basically because it's a colorless gas, so I don't or probably अगर इसको condense form में लेके जाए it probably looks blue, I don't know, but it's a pale blue liquid and it is a odorless gas. Okay, it is the third most abundant element in the universe. Okay, third most abundant in the universe. First is hydrogen and then helium basically. Okay, and the most abundant element in earth's crust. earth के crust में oxygen is the most. We know that oxygen is pretty much everywhere, isn't it? air में भी है, उसके अलावा जितने भी compounds आते हैं उसमें भी है. sand which is the major constituent of earth, उसमें भी मतलब जितने भी rocks और sand बने हुए, these are all silicates, isn't it? silicates, aluminates और इस तरह के oxides होते हैं basically. तो उसमें oxygen है ही है. so this is the most abundant element in earth's crust. It is somewhat soluble in water, obviously. This is important for the aquatic life. इसके लिए बहुत ज़्यादा important है. And is more soluble than nitrogen. Nitrogen देखो थोड़ा small है as compared to oxygen gas, isn't it? Molecular mass होता है नाइट्रोजन का 28 और ऑक्सीजन का होता है 32. So थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है बेसिकली, तो इसके वजह से इसके जो वैंडर वाल्स फोर्सेस है थोड़े ज़्यादा है. And that is the reason why it is actually more soluble in water. Okay. इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ये अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है. रिमेंबर, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसके लिए अपने को इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है. यस, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो इफ़ यू डोंट रिमेंबर दैट, गो एंड विजिट केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी को विजिट करो. यू मस्ट नो दिस थिंग. इसका स्ट्रक्चर, इट इज़ अ सिंपल डायटमिक मॉलिक्यूल, और जो बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं बेसिकली. ओके, ट्रिपलेट ऑक्सीजन जो होता है, ओके, ट्रिपलेट ऑक्सीजन इज़ बेसिकली अ स्टेट ऑफ ऑक्सीजन. इट इज़ द ग्राउंड स्टेट ऑफ O2 मॉलिक्यूल. ठीक है, मतलब जो अपन बात करते हैं बेसिकली जिसमें जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके, दैट स्टेट इटसेल्फ इज़ ट्रिपलेट ऑक्सीजन, और इसमें ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट होता है. ओके, और दूसरा होता है सिंगलेट. सिंगलेट ऑक्सीजन होता है जिसमें आई बिलीव, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई थिंक दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड दैट इज़ एन एक्साइटेड स्टेट. ओके, ऑक्सीजन का ये एक्साइटेड स्टेट होता है. तो दिस इज़ एक्चुअली डिफरेंट फॉर ऑक्सीजन. इन मोस्ट केसेस होता है कि सिंगलेट स्टेट इज़ ग्राउंड स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट इज़ एक्साइटेड स्टेट. लेकिन ऑक्सीजन के केस में ये उल्टा हो रहा है, क्योंकि इसके ग्राउंड स्टेट में ही ऑलरेडी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो दैट्स वाई ट्रिपलेट स्टेट इज़ अ ग्राउंड स्टेट फॉर ऑक्सीजन. तो यही ध्यान में रखना है तुमको कि ऑक्सीजन का जो ट्रिपलेट स्टेट है दैट इज़ द ग्राउंड स्टेट. ओके, ट्रिपलेट स्टेट का मतलब ओजोन नहीं होता. दिस इज़ एक्चुअली अ कंपाउंड. ट्रिपलेट ऑक्सीजन अब जब बोलते हैं अपन, ओके, सो यू इमीजिएटली थिंक कि ओजोन की बात हो रही है. नहीं, ट्रिपलेट ऑक्सीजन इज़ अ ट्रिपलेट स्टेट ऑफ ऑक्सीजन. समझ में आया ना. और ओजोन इज़ अ मॉलिक्यूल, इज़ अ एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन. तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है अपने को. ओके, सो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, हम 2s से इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं बेसिकली. ऑक्सीजन का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s 2p4, इज़न्ट इट? 2s 2p4 ये ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन है. सो ऐसे 2 ऑक्सीजन ले लिए मैंने, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है. ओके, एंड दिस इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ये जो है सिग्मा सिग्मा स्टार, इसमें अपन ने एक एक इलेक्ट्रॉन भरना चालू कर दिए. सो वी गेट 2 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ द ऑर्बिटल. ये फिल हो गए. ओके, यहाँ पे अपन तीनों रूल जो है इलेक्ट्रॉन फिल होने के, विच इज़ ऑफ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल, ये तीनों रूल फॉलो करते हैं. ओके, देन वी हैव ये जो p ऑर्बिटल्स है, इसमें एक ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 2 ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, इजंट इट? 2px 2py 2pz. तो इसमें से एक ऑर्बिटल जो है वो बनाएगा
सिग्मा बॉन्ड, तो वो अपन ले रहे सिग्मा, और उसी का अपोजिट होता है सिग्मा स्टार, वो सबसे टॉप में रहेगा। और उसके बाद जो होते हैं दैट इज़ पाई वाले जो दो ऑर्बिटल है वो पाई, इनकी सेम एनर्जी होती है, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और फिर अपन ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है एक एक करके भरना चालू करते हैं बेसिकली। सो वी गेट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्साइटेड स्टेट में, दिस इज पाई स्टार ऑर्बिटल। ये याद ही रख लो, ऑक्सीजन के पाई स्टार में देयर इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सिग्मा स्टार में देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो याद ही रखना है तुमको, ओके। एंड नाइट्रोजन में देखो, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे N2 में। सो इसीलिए N2 में जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 3 का आता है, और O2 में जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो होता है 3-1, ओके। ये दो मिला के एक बॉन्ड बना रहे बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन का। सो 3-1 ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, ओके, बिकॉज ऑफ दीज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो ऑक्सीजन का अगर ध्यान में रखते हो तो तुमको नाइट्रोजन का भी ध्यान में रहता है, इजंट इट। और उसी तरह से फिर तुम बाकी जो आयंस रहते, जैसे N2 हो गया, N2 प्लस, N2 माइनस, N2 प्लस प्लस, O2 प्लस, O2 2 प्लस, इस तरह के, या O2 माइनस, O2 2 माइनस, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सब के तो बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई नो कि दिस इज द state of oxygen, isn't it? Molecular orbital of ground state of oxygen. So what is the oxidation state, what is the bond order of O2 2 minus? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पड़ेंगे, और तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अब अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बेसिकली, ठीक है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, ओके। सो इसका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा टुवर्ड्स द बॉन्ड, ओके। बट इफ़ यू लुक एट हियर, यहाँ पे अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 6 माइनस कितने हो गए 4 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1, ओके। तो इस तरह से अपन निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ओके। तो ये हो गया पेरोक्साइड आयन, इज इट? पेरोक्साइड आयन, उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है, नेगेटिव नेगेटिव, क्लियर है क्या? सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट। सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे तुमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली रिमेंबर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो यू गेट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब अगर तुमको कोई पूछ लेता है कोई भलते ही स्पेसिस के बारे में, जैसे साइनाइड आयन के बारे में पूछ लिया, ओके, व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ साइनाइड आयन, ऑब्वियसली इसके लिए भी तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो। बट द सिंपलेस्ट ट्रिक हियर इज टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ N2 के साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसका जो भी बॉन्ड ऑर्डर रहेगा इसका भी वही बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में सेम बॉन्ड ऑर्डर होता है, isn't it? तो ये अगर तुम रियलाइज कर लेते हो, बिकॉज दे आर इन द सेम पीरियड, जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो, यू गेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी स्पेसीज, ठीक है ना। सो यू कैन कंपेयर इजीली, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन देख लो किस तरह से ऑक्सीजन को बनाते हैं, okay. These are just some simple reactions, as I said, you read it once twice, okay, and don't worry about them as much, okay. अगर एग्जाम में आता है तो you can just work it out. These are so simple reactions, okay. You don't actually have to spend hours memorizing it. इसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। Most of the reactions you already know, ओके सिर्फ हमने इसको एज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं देखा है, किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा है अपन ने, किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में देखा है, ओके। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लोरेट्स को हीट करता हूँ, ओके, इफ़ आई हीट क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स और परमैग्नेट, व्हाट आई गेट इज ऑक्सीजन गैस, ओके। सो जैसे यहाँ पे क्लोरेट लिया हूँ मैंने, सो व्हाट वी गेट इज KCl प्लस ऑक्सीजन गैस। उसी तरह से नाइट्रेट्स या परमैग्नेट को हीट करता हूँ, ऑब्वियसली नाइट्रेट्स एंड परमैग्नेट ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, तो इनको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ओके। क्लोरेट्स ऑन द अदर हैंड दे डिकम्पोज रादर रेडिली, ज़्यादा इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, वी गेट ऑक्सीजन गैस, okay. So that's one way of synthesizing oxygen. Then we have if you heat metallic oxide, okay, such as HgO, PbO, Ag2O, MnO2, BaO2, okay,
तो ये सारे ऑक्साइड्स है, ओके, दिज आर ऑल ऑक्साइड्स बेसिकली। ऑक्साइड्स कब बोलते हैं अपन? जब O2 माइनस इस तरह का ऑक्सीजन उसमें होता है, इसको अपन ऑक्साइड बोलते हैं। तो इन ऑक्साइड्स को हीट करो, व्हाट वी गेट इज मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस, ओके। सो इस तरह के क्वेश्चंस तो एग्जाम में आने के कोई चांस ही नहीं है बेसिकली, बिकॉज दीज आर वे टू इजी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम, ओके। बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लेते जैसे बेरियम पेरोक्साइड लेते या फिर सोडियम पेरोक्साइड लेते, और उसको मैं वाटर या एसिड, ओके, वाटर या किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे को ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं वाटर यूज़ कर रहा हूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे को मिलेगा। क्लियर है क्या? सो दिस इज़ वेरी सिंपल। बेसिकली पेरोक्साइड को मैं एसिड या वाटर के साथ रिएक्ट किया, सो वी गेट ऑक्सीजन गैस। ऑलराइट, दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड और हाइपोक्लोराइड। सो पेरोक्साइड को हीट करता हूँ मैं तो मेरे को ऑक्सीजन गैस लिबरेट मिलता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर मैं हीट करता हूँ, ओके। दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम हाइड्रोजन चैप्टर, जहाँ पे अपन ने वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाला था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ऑक्सीजन कितना लिबरेट होता है उस हिसाब से अपन वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालते हैं, दैट इज़ दैट रिएक्शन। और हाइपोक्लोराइड्स होते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है ये, उसको मैं हीट करता हूँ या फिर ट्रीट करता हूँ COCl2 के साथ, बेसिकली फॉस्जीन के साथ, सो वी गेट कैल्शियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। सो दैट इज़ बेसिकली अ कैटलिस्ट, ओके, दैट इज़ डूइंग प्रिटी मच नथिंग। कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है यहाँ पे, okay. Then we have action of concentrated H2SO4 on potassium permanganate, डाइक्रोमेट और मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसके साथ अगर करते हैं तो मिलता है ऑक्सीजन। सो दिस इज जस्ट रिएक्शन जो अपन ने रेडॉक्स चैप्टर में भी देखा था बेसिकली। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन दिया हुआ है H2SO4, वी गेट पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम भी आ रहा है, ओके, दोनों का सल्फेट बनेगा, प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस, okay. So this is basically, these are laboratory methods for the synthesis of oxygen, okay. You can, depending on the availability of the chemical, तुम कोई भी method use कर सकते हो to prepare oxygen, okay. In most cases you get fairly pure oxygen मिलता है, okay. लेकिन कमर्शियल अगर ऑक्सीजन मेथड देखें तो वी डू कमर्शियली फ्रैक्शनल इवापोरेशन ऑफ लिक्विड एयर। सबसे पहले एयर लेते हैं और उसको लिक्विफाई करते हैं और फिर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज करते हैं। तो जो एयर के अलग अलग गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, तो ये सारे जो गैसेस है ये अपने को एज अ फ्रैक्शन करके मिलते हैं। सो वी यूज़ दोज गैसेस बेसिकली, ऑल ऑफ दीज गैसेस, तो सारे गैसेस अपने को एक साथ मिल जाते हैं। सो सारे गैसेस बोले तो एयर में के सारे गैसेस अलग अलग हो जाते हैं बेसिकली। सो समथिंग दैट वी कैन यूज़ वेरी इजीली, दैट इज़ वन वे। और सेकंड मेथड जो होता है दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन। वाटर का एसिडिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ये भी अपने को मालूम है, वाटर स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बराबर है। तो दो गैसेस यहाँ से अपने को मिलते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस देखो, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट या एटमॉस्फेयर, व्हाटएवर यू कैन से, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट होता है, द रीज़न फॉर दैट इज़ ऑक्साइड आयन इटसेल्फ इज़ वेरी स्टेबल। दूसरा होता है कि इट फॉर्म्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अदर एलिमेंट, फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज आयनिक बॉन्ड। दोनों बॉन्ड काफ़ी अच्छी तरह से बनते हैं ऑक्सीजन के, एंड दैट्स प्राइमरीली कम डाउन टू इट्स साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। सो इट ऑकर्स इन सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। मोस्ट कॉमन जो होता है इसका -2 होता है। जब -2 होता है तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑक्साइड बोलते हैं, ओके। सो इस तरह से अपन इसको ये लेते हैं। अगर ऑक्सीजन O2 माइनस अगर है तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एनीबडी नोज दिस? सो दिस इज सुपर ऑक्साइड, अंडरस्टूड है ना, ओके। सो दैट इज सुपर ऑक्साइड आयन। सो या पेरोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन एंड सुपर ऑक्साइड आयन, ओके। नेक्स्ट जो अपन कंपाउंड देख रहे हैं दैट इज ओजोन, ओके। तो इसका प्रिपरेशन देख लो किस तरह से बनाते हैं, लेबोरेटरी में किस तरह से बनाते हैं, ओके। दिस इज एक्चुअली द वे ओजोन इज मेड।
ओजोन अपन वी यूज़ इट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ओजोन अपने को लगता है. डू यू रिमेंबर, एक्चुअली वी हैवंट सीन इट, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अपन ओजोन यूज़ करते हैं. द रिएक्शन एक्चुअली वी हैव यूज्ड इट अल्कीन्स चैप्टर में ओजोन यूज़ किया था. एनीबडी रिमेंबर्स द नेम ऑफ द रिएक्शन? ओके, सो द रिएक्शंस नेम इज ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस यूज़ करते हैं अपन टू ब्रेक the alkene double bond into aldehydes or ketones, okay, and or ketone basically depending upon the alkene itself. हमको या तो aldehyde मिलता है या फिर कीटोन मिलता है या फिर aldehyde प्लस कीटोन भी मिल सकता है. ओके, सो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ओजोन यूज़ करते हैं. सो वी नीड दिस ओजोन, राइट, और इसको इस तरह से करते हैं बेसिकली. सो वी पास अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, हमको ये मिलता है. लेकिन वी कैनॉट यूज़ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बेसिकली इसको अपन बोलते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. द रीज़न फॉर दैट इज़, रिमेंबर, ऑक्सीजन ये कंबशन को सपोर्ट करता है, इजंट इट? सो इफ़ देर इज़ अ स्पार्क देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ये कंबस्ट हो जाएगा, इजंट इट? सो वी डोंट वांट टू यूज़ अ स्पार्क, ओके, यहाँ पे. सो व्हाट वी डू इज़ वी यूज़ अ साइलेंट डिस्चार्ज बेसिकली, एंड दिस इज़ डन बाय सम अदर मेथड बेसिकली. ओके, आई डोंट एग्जैक्टली नो हाउ इट इज़ डन, ओके, बट इट इज़ डन इन सम वे. ओके, तो यहाँ पे इस तरह का एक इक्विलिब्रियम आता है और हम लोग ओजोन को यहाँ से निकाल लेते हैं बेसिकली. ओके, एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय पैकिंग इंसुलेटिंग मटेरियल इन स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स थ्रू विच द डिस्चार्ज एक्चुअली पासेस. ओके, सो जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें से डिस्चार्ज पास हो रहा है, ओके, देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल सो दैट देर इज़, you know, there is no kind of like a spark, something like that. I don't exactly know ये किस तरह से work करता है. I tried to look but I couldn't actually find it, but this is how they prepare it. Okay, this actually prevents the local rise in temperature, otherwise it would lead to decomposition of ozone. अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ओजोन डिकम्पोज हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम इधर चले जाएगा, बराबर है. द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. तो it should actually do that, but ozone itself actually decomposes. I mean, it doesn't work out in thermodynamic sense because forward reaction अगर endothermic है तो अगर heat supply करते हैं तो it should move in the forward direction, so it doesn't work in that manner. But if there is a rise in temperature, ozone actually decomposes and you get oxygen. ठीक है. Now this is also fine, yeah, अगर मतलब it doesn't work in terms of thermodynamics, that is fine. It should work in terms of equilibrium, remember. Alright, so at certain temperature the equilibrium probably lies on the left hand side. That is also possible. हमने ये देखा है आगे, जैसे फॉर एग्जांपल हेबर प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर राइज करते हैं तो द रिएक्शन एक्चुअली गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, okay, some 30 kilometer above the Earth's surface, it split, right, oxygen molecule split by UV and we get ozone. So यहाँ पे ये इस तरह का रिएक्शन होता है. ये ऑक्सीजन है, ये स्प्लिट ऑक्सीजन है, ये स्प्लिट हुआ है फ्रॉम ऑक्सीजन इटसेल्फ बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, और हमको ये जो दो है कंबाइन होते हैं, वी गेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. इट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर इफ़ यू थिंक अबाउट इट. जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ, ओके, एंड देन वी हैव दिस ऑक्सीजन, एलिमेंटल ऑक्सीजन. ये फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये स्प्लिट हुआ है फ्रॉम ड्यू टू यूवी लाइट. तो यहाँ पे ये जो वन ऑफ द लोन पेयर है ये डोनेट किए जाते हैं टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड व्हाट वी गेट इज, सो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ इसको. ओके, सो दिस इज बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, और अगर तुम अब फॉर्मल चार्ज दो तो क्या होगा, देखो ये इसने एक लोन पेयर दे दिया, सेंट्रल वाले ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर दे दिया इसको. सो व्हाट वी एक्चुअली गेट इज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, यहाँ पे. सो देर शुड बी अ पॉजिटिव चार्ज. अगर फॉर्मल चार्ज निकालते तो देर विल बी अ पॉजिटिव. का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है बिकॉज अब ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये इसमें से एक इसको चले गया, शेयर्ड हो गया बेसिकली. सो एक इलेक्ट्रॉन का इसका लॉस हुआ है, और देर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी चार्ज हियर क्योंकि इसने कुछ किया नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. ऑलराइट, तो इसका शेप मैं आगे दिखा दूंगा, और इसका p ऑर्बिटल
के हिसाब से किस तरह से इसमें बॉन्ड बनते हैं वो भी मैं दिखा दूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लो ओजोन की। इट इज़ ओनली मेटास्टेबल एलोट्रोप, ओके, ऑफ ऑक्सीजन। मेटास्टेबल बोले तो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बट इट इज़ अ स्टेबल एलोट्रोप, इस तरह से अपन बोल रहे हैं उसको, ओके। और ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बैक इनटू ऑक्सीजन। एलोट्रोप्स एक्चुअली डू दैट, ओके, बट इन मेनी केसेस एलोट्रोप्स थोड़ा स्लोली डिकम्पोज होते हैं और या फिर किसी स्टेबल एलोट्रोप पे कन्वर्ट होते हैं। इन दिस केस it is quite fast, okay. Ozone is unstable, it is a pale blue, it is diamagnetic species, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक एंड ओजोन इज डायमैग्नेटिक। और इसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट है व्हाटएवर, ओजोन इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल ऑब्वियसली, इट विल डिकम्पोज, तो ये अपने को मालूम है। द कलर जो होता है, ये जो पेल ब्लू है, दैट इज ड्यू टू इंटेंस अब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट। इसका अब्जॉर्प्शन रेड लाइट में आ रहा है, दैट्स व्हाई वी गेट दैट ब्लू कलर। सो इट अब्जॉर्ब्स स्ट्रांगली इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन एब्जॉर्ब करता है, ओजोन की बात कर रहे हैं अपन, ओके। इट एब्जॉर्ब्स स्ट्रांगली इन अल्ट्रावायलेट रीजन, ओके। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज अदरवाइज वो जो अल्ट्रावायलेट के रेडिएशंस है सन से, ये हम तक आएंगे and that could destroy potentially every life form on earth, okay. That is one of the problems. So ozone is actually protecting us, okay, by forming that blanket. CFCs जो हम रिलीज करते थे बेसिकली, वो उसके वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया है। आजकल we use environmental friendly CFCs, we still use CFCs actually, but we use something that is proven to be safe, I guess. I don't know how safe they are, but you know, in air conditions, if you look at new one, इनके नाम होते हैं something like R32, okay. जैसे the AC I have air condition में, उसमें ये एक particular coolant है, this is basically the coolant। और इसका मैंने basically formula देखा, it's a mixture of different CFCs, okay, and it works in a way that it is safe basically. It doesn't deplete the oxygen ozone layer. So तुम देख सकते हो, जैसे आजकल जो रेफ्रिजरेटर्स आते हैं या फिर एयर कंडीशंस आते हैं, तो उनमें एक लिखा होता है बेसिकली कि किस तरह का इसमें कूलेंट यूज़ किया है। यू कैन सी दैट, और ये भी लिखा रहेगा जनरली कि इट डज नॉट अफेक्ट द ओजोन लेयर, बेसिकली ये लिखा होता है। But we still don't know, क्योंकि probably safe, I guess, because these are very common nowadays, so it's probably safe. I hope they are at least, because otherwise क्या होता है कि हम लोग safe मान के कोई चीज़ use करते हैं, and after few years or so we find out, oh, it is not actually safe, it is doing significant harm, we just didn't know the mechanism of action, okay. Yeah, it was kind of hidden how it was doing it, and we found out, and now we are pretty much in a big trouble now, तो ये हमको बाद में पता चलता है। So I hope कि it is at least safe. It is also feared that this will allow excessive amount of UV light to reach earth basically. अगर ज़्यादा amount of UV light हम तक पहुँचता है तो मेलानोमा, स्किन कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ओके। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। आई थिंक वन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं, विच इज़ बेसिकली जिसको अपन NOx गैसेस बोलते हैं, इजंट इट, NOx गैसेस, नॉक्स गैसेस एंड हैलोजन, दीज ऑल्सो डैमेज ओजोन लेयर, ओके। जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, जैसे स्पेसिफिकली दो ऑक्साइड्स जो होते हैं इसके, NO and NO2, these are paramagnetic, and because of the paramagnetic nature of this, they combine very easily with oxygen in the air, और ऑक्सीजन को स्प्लिट करते हैं, okay, and that's actually causes the depletion of ozone layer. Ozone is slightly soluble in water, but it is more soluble in organic solvents like carbon tetrachloride या fluorocarbons, उस तरह से organic compounds में ज़्यादा soluble है। It has a sharp odor, okay. ओजोन का odor I think is kind of like a pungent odor होता है, it has a very sharp pungent odor, okay, and even in small concentration it is harmful, remember, because it is a very strongly oxidizing in nature, isn't it? So बहुत ज़्यादा strongly oxidizing रहने के वजह से it is dangerous, it is harmful to
any living thing basically. Okay, so it is also used in latex industry basically to bleach the rubber or whatever, right? एनिमल जो अपना टैनिंग इंडस्ट्री होती है उसमें भी इसको ओजोन को यूज़ करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके, बट इट कैन डैमेज बेसिकली लिविंग थिंग्स. ओके, not just living things, okay, it can also damage non-living things as well because of strong oxidizing nature. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लो ओजोन का. इस तरह का बेंट स्ट्रक्चर होता है ओजोन का, दैट इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. ये 2 रेजोनेंस फॉर्म्स है इसके. ओके, ये मैंने तुमको ऑलरेडी दिखाया था. एंड यू जस्ट मूव ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर. सो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करते हैं सो वी गेट दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ओके, सो ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड है. ओके, जो ऑक्सीजन एटम्स है दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये तीनों ऑक्सीजन एटम्स जो है दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये ध्यान में रख लो, कभी पूछ सकते हैं. ओके, सिंपल डेटा है बेसिकली, समथिंग दैट यू जस्ट नीड टू मेमोराइज. सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन होते हैं इसमें. ओके, तो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लो. सो जो 2 ऑर्बिटल्स है सेंट्रल एलिमेंट के, सो जैसे ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना. सो इसमें सेंट्रल एलिमेंट की बात कर रहे हैं अपन. ओके, सो वी हैव दीज इलेक्ट्रॉन्स हियर. ओके, और इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, विथ अदर ऑक्सीजन. सो ये ऑक्सीजन, ऑलराइट, और ये भी sp2 है. सो देयर आर गोइंग टू बी दीज ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. एंड सिमिलर सिचुएशन इज गोइंग टू बी ऑन द अदर साइड एज वेल. क्लियर है ना. तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन रहा है. द रिमेनिंग sp2 ऑर्बिटल कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बराबर है. सो यहाँ पे देखो ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. उसी तरह से यहाँ पे एक ऑर्बिटल वो यूज़ कर रहा है इनटू बॉन्डिंग. ओके, सेम थिंग हियर. एंड देन यू हैव दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब देर इज 2pz ऑर्बिटल. बराबर है. तो इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 2pz को. सो जस्ट इसको डायगोनली दिखाते हैं. दिस इज 2pz. ओके, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. इसको इस तरह से दिखा रहे हैं अपन 2pz. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये पाई बॉन्ड बनाएगा. ओके, दिस इज अ पाई बॉन्ड. ऑलराइट, और यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर 2pz देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है. समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? यस. ओके, सो दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर इज बेसिकली. So this is the structure of ozone. Each of the oxygen is sp2 hybridized. इसका मतलब this is basically a planar molecule. It's not linear. Okay, it's bent. sp2 देखो ये sp2 रहने के वजह से it is bent. It is not planar. It is not linear. Okay. Okay. So ये discussion दिया है basically about the bond. Okay, there are 5 such pairs, 1 at the central. तो ये basically something that can be asked in the exam. There are 5 such pairs, 1 at the central atom which is this, okay, and 2 on each terminal. So ये तुमको दिख रहा है, ये 1 है, 2 है, 3 है, this is 4 and this is 5. Okay, so 5 pairs. Okay, और जो remaining 4 होते हैं, okay, they occupy molecular orbitals formed by 2pz. तो ये जो बताया था, एक यहाँ पे है, okay, दूसरा यहाँ पे है, और ये 2. ओके, इस तरह से 4 ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना. सॉरी, 4 इलेक्ट्रॉन्स है. 4 इलेक्ट्रॉन्स 3 2pz ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे हैं. सो लेट मी जस्ट यूज रेड डॉट्स जो ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे. सो 1 2 3 4. ओके, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स 3 2pz ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे हैं. 2 of these electrons are in bonding orbital which is this. Okay, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है पाई बॉन्ड, ये यहाँ पे है. Okay, so that is the pi bond and 2 of the electrons are in non bonding. So 2 bonding में है, 2 non bonding में है. ठीक है. I believe कि ये अगर तुम जस्ट पढ़ते हो तो it becomes little tricky to understand. Okay, अगर तुमको ये समझ में आ रहा है तो that should be enough. Okay, so you should just watch this portion more carefully. Okay, 1-2 बार देखोगे तो ये पोर्शन तुमको इसका जो स्ट्रक्चर है ओजोन का या बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन्स जो है
इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पढ़ोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं डबल बॉन्ड देखता हूँ तो डबल बॉन्ड इन्वॉल्विंग 3 ऑक्सीजन एटम, इसको अपन बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स 3 सेंटर बॉन्ड, बराबर है। ये एक सेंटर है, ये दूसरा सेंटर है और ये तीसरा सेंटर है, राइट। और इसमें डबल बॉन्ड है, इजंट इट। तो डबल बॉन्ड इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। 3 एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, ओके। रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं अपन, तो उस रेजोनेंस हाइब्रिड में क्योंकि यू कैन एक्सटेंड दैट, इजंट इट। ये जो डबल बॉन्ड है इसको इधर भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ इस तरह से। सो बेसिकली यू कैन थिंक अबाउट लाइक अ बनाना बॉन्ड, इस तरह से, ऑलराइट। सो दिस इज अ डबल बॉन्ड। ये कितने इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड, ये 4 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, समझ में आया। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। इसमें हम ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो काउंट नहीं कर रहे हैं, ओके। सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं कर रहे, डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सेकंड बॉन्ड इसमें, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। द बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ओजोन में दैट इज 1.5, ओके। ये अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली फ्रॉम द लुईस स्ट्रक्चर, ओके। सो यहाँ पे देख लो, लुईस स्ट्रक्चर से बॉन्ड 3 बॉन्ड है, ओके। 3 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड है और बेसिकली 2 होने चाहिए। सो 3/2 आता है 1.5, ओके। या फिर इसको तुम यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओजोन का भी तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो, बट इस तरह का सिस्टम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमारे इसमें नहीं है मोर देन 2 एटम्स का। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, ओके। बट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकाला जा सकता है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओजोन की केमिकल रिएक्शन और प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ओजोन डिस्ट्रॉइंग रिएक्शंस जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं बेसिकली, तो ये NO वाला रिएक्शन है, ओके। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि NO इज़ अ रेडिकल, तो ये बड़े आसानी से ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो NO will react with O3, what we get is NO2. NO2 itself is a radical again, okay, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ओके। दिस इज पैरामैग्नेटिक, जस्ट पैरा लिखते हैं। दिस इज डायमैग्नेटिक, ओजोन इज डायमैग्नेटिक। तो अगर ऑड और इवन को मिक्स करते हैं अपन तो मेरे को फिर से ऑड स्पेसिस मिलेगा, isn't it? So this is paramagnetic and this is diamagnetic. Sorry, this is para and this is also para, लेकिन इसमें even number of electron है actually. This is exceptional. ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि क्यों एक्सेप्शनल है, बिकॉज इसमें ऑल्दो देर इज अ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज स्टिल पैरामैग्नेटिक, ओके। बिकॉज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इनटू पाई स्टार ऑर्बिटल्स, ओके। सो दैट्स एक्सेप्शनल, सो दैट्स हाउ यू गेट इट। यहाँ पे ओजोन डिप्लीट हो गया। दूसरा होता है कि ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू एलिमेंटल ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गैस, और ये जो एलिमेंटल ऑक्सीजन है ये फिर NO2 के साथ रिएक्ट होता है एंड यू गेट NO एंड NO2। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखो, ये तीनों रिएक्शन को अगर तुम ऐड करो, ओवरऑल रिएक्शन देखो, NO2 N2 कैंसिल हो जाता है, NO कैंसिल हो जाता है, ओके। एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, ओजोन गिव्स यू ऑक्सीजन। सो इसेंशियली हो क्या रहा है यहाँ पे, इफ देर इज अ NO गैस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NO2, ठीक है ना, और ऑक्सीजन बन रहा है। यहाँ पे पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है। दूसरा, ओजोन ये स्प्लिट होता है बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द ओजोन, ये एब्जॉर्ब करता है यूवी रेडिएशन, ये स्प्लिट होता है इनटू ऑक्सीजन। दैट इज द प्राइमरी रिएक्शन एंड दैट इज द रिएक्शन वी वांट, ओके। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन बन रहा है, ओके, दिस विल रिएक्ट विथ सम रेडिकल स्पेसीज, जैसे NO के साथ भी रिएक्ट कर सकता है या NO2 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। एंड इफ आई बिलीव दैट NO प्लस O इसके साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो सीधा सीधा NO2 ही बनेगा, ओके, इजंट इट। सो इस तरह से ये बन रहा है। तो ये इवन नंबर स्पेसीज है, ये ऑड नंबर स्पेसीज है। इवन प्लस ऑड तो हमको क्या मिलेगा, ऑड, ओके, विच इज़ वॉट वी गेट, ओके। बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली पैरामैग्नेटिक, ध्यान में रखना। बट ये ऑड नंबर, ये इवन है,
एंड दिस इज ऑड नंबर्ड है. ओके, इसलिए हमको ऑड नंबर स्पेसीज मिलता है यहाँ पे. सो वी गेट दैट एंड दिस NO2 अगेन कम्स इन टू प्ले. सो NO2 इस तरह से भी प्ले में आ रहा है बेसिकली बाय रिएक्टिंग विथ ओजोन और बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन. ओके, और उस तरह से NO2 फिर कैन कंबाइन विथ एलिमेंटल ऑक्सीजन इटसेल्फ. वी गेट बैक अवर NO and O2. सो इसेंशियली ये जो NO बन रहा है, ओके, ये जो NO बन रहा है दैट कैन नाउ गो बैक इनटू द सर्कुलेशन एंड डज द सेम थिंग. इट कीप्स बैक फॉर्मिंग इटसेल्फ लाइक अ घोस्ट, है ना, खुद को ही फॉर्म करते रहता है. एंड इन दैट प्रोसेस इट इज ब्रेकिंग डाउन ओजोन इनटू ऑक्सीजन. ओके, सो ओवरऑल रिएक्शन इज दिस. ये क्लियर है क्या किस तरह से ये होता है? दिस इज बेसिकली इसके ऊपर एनवायरमेंटल हमारा ऑब्वियसली वी डू हैव अ चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वो अपन आगे देखेंगे, टुवर्ड्स द एंड ही देखते हैं इसको. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि आजकल उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर से. एक आध क्वेश्चन आ जाता है फ्रॉम दैट टॉपिक. अगर CFC स्पेसीज देखें, ओके, बेस्ड ऑन रिएक्टिव क्लोरीन स्पेसीज जैसे CFC, तो CFC ब्रेक डाउन होकर क्लोरीन रेडिकल बनाता है. ओके, एंड दिस क्लोरीन रेडिकल विल रिएक्ट इन द सिमिलर मैनर. जैसे अपन ने NO की रिएक्शंस देखी वैसे ही CO यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है. तो जैसे क्लोरीन रिएक्ट होता है ओजोन के साथ, ClO बना रहा है प्लस ऑक्सीजन. ये ओजोन ये वाला रिएक्शन तो कॉमन होता ही है, यहाँ पे एलिमेंटल ऑक्सीजन बनता है. सो ये जो ClO है दिस इज अगेन रिएक्टिंग विद एलिमेंटल ऑक्सीजन एंड वी गेट क्लोरीन. ये अपना रीजनरेट हो गया प्लस ऑक्सीजन बन गया. ओके, सिमिलरली ये जो क्लोरीन बन रहा है दिस कैन अगेन गो बैक इनटू द सर्कुलेशन और फिर से ये ओजोन को डिप्लीट करेगा. क्लियर है क्या? सो दिस इज हाउ इट इज़ डन. यू कैन ऑल्सो हैव ClO plus O, ये another reaction that can actually happen, and what you get is Cl plus O2. Okay, so this is another reaction that can actually happen. Actually, so this is the same reaction, no? Sorry, ठीक है ना? So that is, I'm writing the same reaction here. All right, ozone is an extremely powerful oxidizing agent. ठीक है, ओजोन जैसे एसिडिक मीडियम में it will accept 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये ओजोन का रिडक्शन हो रहा है इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर. ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो एक जो ऑक्सीजन है वो जा रहा है विथ वाटर, ओके, विथ हाइड्रोजन. सो एक ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, 2 ऑक्सीजन तो जैसे कि वैसी है बेसिकली, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. ओके, सो यहाँ पे अगर समझना है तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि देखो ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड, इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि इट्स अ सिंपल बेसिक थिंग, और इसने एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाया है विथ ओजोन, विथ ऑक्सीजन, सॉरी. ठीक है ना? ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाया है. तो इसको आई कैन विजुअलाइज एज, ओके, आई कैन विजुअलाइज एज, या इस तरह से विजुअलाइज कर सकता हूँ मैं एज अ सेपरेट मॉलिक्यूल्स. तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है तो कौन सा एक ही ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा ना, इज़ इट? एक ही ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 2-, मतलब ऑक्साइड आयन बन रहा है. ओके, और ये ऑक्साइड आयन अब कंबाइन होगा किसी और स्पेसीज के साथ. तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन होगा एंड व्हाट वी गेट इज अ वाटर मॉलिक्यूल. ओके, सो ये ऑक्सीजन जो था वो जैसे कि वैसे ही रह गया बेसिकली. क्लियर है? सो दिस रिमेन्स एज इट इज़. ये ऑक्सीजन जो होता है मतलब वन ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वी कैन नॉट एक्चुअली डिफरेंशिएट विच वन इज़ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसमें बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है. हम सिर्फ एक लुईस स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं उस रेजोनेंस हाइब्रिड का, और उसके हिसाब से बता रहे कि दिस ऑक्सीजन इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली इट कैन ऑल्सो डू दिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. अगर वाटर के प्रेजेंस में होता है तो OH- आयन बनता है. बेसिकली अगेन द सेम थिंग, ऑक्साइड आयन ही बन रहा है यहाँ पे, लेकिन वी आर गेटिंग हाइड्रोक्साइड आयन. सो अभी जो आया दैट इज बेसिकली रिएक्शंस ऑफ ओजोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है ना? तो यहाँ पे PbS प्लस O3 वी गेट PbSO4. ठीक है? तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है एक PbS का, PbS को ऑक्सीडाइज कर रहा है इनटू PbSO4 में. ओके,
ऑक्सीडाइजेस NO2 टू N2O5, सिंपल रिएक्शन है बेसिकली। ओके, N2O5 में इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन आ रहा है फ्रॉम ओजोन, इजंट इट? ओजोन से एक ऑक्सीजन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट ऑक्सीडाइज सल्फर टू H2SO4। ओजोन ऑक्सीडाइज करता है सल्फर को H2SO4 में। सिंपली केयरफुली रीड करो ये रिएक्शंस को, दैट शुड बी इनफ। अगर कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो मैं बता दूंगा तुमको, ओके उसको मेमोराइज करना है। ऑक्सीडाइजेस KOH टू KO3, ठीक है ना। KOH को बोलते हैं पर सॉरी KO3 को बोलते हैं पोटेशियम ओजोनाइड। दिस इज बेसिकली एन ओजोनाइड आयन, मतलब ओजोन उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, सो व्हाट वी गेट इज अ ओजोनॉइड आयन। ओके, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये ओजोनॉइड आयन बनाता है विच इज़ एन ऑरेंज सॉलिड, ठीक है। और ऑरेंज सॉलिड देखो, ओजोन इटसेल्फ इज डायमैग्नेटिक, बराबर है। ओजोन ये डायमैग्नेटिक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके पास अब ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सो इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? तो ओजोनॉइड आयन इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब तुम ही डिसाइड करो, इज दिस इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, बताओ। समझ में आया क्या? सो you need to be able to recognize what is important, what is not. In a sense, something that is new, something that is different, ये चीज़ होती है important. Something that is very common, obviously, ये तो तुमको मालूम है, so it becomes less important or unimportant if it is way too common. ठीक है ना। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, इट इज़ पैरामैग्नेटिक, ये सारी चीज़ें जो है दिस बिकम्स वेरी कॉमन, इजंट इट? ये हमने काफ़ी बार देखा है। सो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी एबल टू शिफ्ट योर फोकस डायनामिकली टू द थिंग्स यू डोंट एक्चुअली नो। ओके, सो दिस इज एक्चुअली an important species, important reaction. You need to be able to visualize the structure of this potassium ozonoid. Okay, so ये किस तरह से बन रहा है? बेसिकली ओजोन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ठीक है ना। OH माइनस आयन ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू O2। ओके, ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन टू O2। ओके, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आयोडाइड आयन टू O2, सॉरी आयोडाइड आयन टू I2 ऑब्वियसली। ओके, इसमें देखो ऑक्सीजन तो हमेशा लिबरेट होता ही है बेसिकली, प्रीटी मच एवरी सिंगल रिएक्शन तुम देखते हो तो ऑक्सीजन तो लिबरेट हो ही रहा है। SN2 प्लस को SN4 में कन्वर्ट कर रहा है, सिंपल रिएक्शन। ओके, यू माइट एज वेल not even go over it because it's that easy. This is something that is important actually. Fe2 plus को Fe3 plus में convert करता है, but the reaction that जो अपन यहाँ पे ले रहे हैं that is a different reaction. Okay, so something that is actually important rather than just taking some Fe salt, हम लोग यहाँ पे ले रहे फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले रहे। इसमें इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, okay, that is +2, and then this gets oxidized to potassium ferricyanide, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +3, ठीक है। सो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे निकालते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अपने को आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये आसानी से अपन निकाल सकते हैं, बढ़िया। यहाँ पे तुम अगर चार्जेस के ऊपर ध्यान दो तो बड़े आसानी से तुम अभी भी निकाल सकते हो। फेरोसाइनाइड होता है ये, इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए 4 पॉजिटिव कैटायन है। ओके, और फेरीसाइनाइड में एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, इजंट इट? तो यहाँ पे 3 पोटेशियम आयंस रहेंगे। ओके, सो फेरोसाइनाइड का स्ट्रक्चर ये है, फेरीसाइनाइड का स्ट्रक्चर ये है। इनफैक्ट अगर तुम इंपॉर्टेंस के तौर पे देखो तो तुमको ये स्ट्रक्चर्स मालूम रहने चाहिए, फेरोसाइनाइड एंड फेरीसाइनाइड। दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज आयंस। क्लियर है? तो दिस इज समथिंग यू शुड पे अटेंशन टू। ओके, इट ऑक्सीडाइजेस मोस्ट मेटल टू देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर +1 को +2 में लेके जाएगा, या फिर मैग्नीज +2 को +7 में लेके जाएगा, क्रोमियम को +3 से +6 में लेके जाएगा। सो दैट्स व्हाट ओजोन डज, इट ऑक्सीडाइजेस इनटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इट ऑक्सीडाइजेस अमोनिया टू अमोनियम नाइट्रेट। ओके, अमोनिया को अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है। कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, H2S टू SO2, या सल्फर टू H2SO4, ये ऑलरेडी अपन ने देखा है। सो H2S को कन्वर्ट कर रहा है सल्फर ओजोन। ओके, और यहाँ पे H2S को फिर
H2SO4 में, isn't it? तो ये 2 स्टेप में हो रहा है. पहली स्टेप में H2S को कन्वर्ट कर रहा है सल्फर में, और this sulfur can then oxidize to H2SO4, or it probably remains as it is. I don't know if it's or H2S को simultaneously it can also oxidize to H2SO4. Okay, so I believe कि जिस हिसाब से रिएक्शन लिखा है, I guess H2S goes into sulfur, ये एक ऑक्सीडेशन है, और दूसरा H2S को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है इनटू. सो आई थिंक कि इट हैज़ टू गो थ्रू सल्फर फॉर्मेशन. आई डोंट नो, इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट. क्लोराइड आयन को क्लोरीन में कन्वर्ट कर रहा है. ओके, आयोडाइड आयन को मॉइस्ट कंडीशन में ले रहे हैं अपन, ठीक है ना, मॉइस्ट कंडीशन में ले रहे हैं आयोडाइड आयन को, आयोडीन को. ये कन्वर्ट होता है HiO3 में, ठीक है ना. तो उसी तरह से मॉइस्ट सल्फर, फास्फोरस एंड आर्सेनिक आर ऑक्सीडाइज्ड टू देयर एसिड्स. ओके, दिस इज ऑक्सो एसिड ऑफ आयोडीन, रिमेंबर. इसको आई थिंक पर आयोडिक एसिड की बोलते हैं. ओके, सो probably I have to look up the name of this. I think it is called as per iodic acid. I think so. So आयोडीन को कन्वर्ट कर रहा है इनटू HiO3. ये अपने को हेलोजन में आते हैं सारे एसिड्स, सो यू नो इट्स लिटिल ट्रिकी टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल दीज एसिड्स, बट एनीवे इट शुड बी समथिंग लाइक पर आयोडिक एसिड. ओके, क्लियर है क्या? सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ ओजोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑलराइट, सो यहाँ पे we can determine the amount of ozone in a gas mixture by passing the gas into potassium iodide. Okay, यहाँ पे constant buffer solution अपन use करते हैं, borate buffer, basically pH होता है 9.2. It's fine, that's something you don't have to remember. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, basically iodometry कर रहे हैं, ठीक है ना, iodometry from redox chapter if you remember. इनडायरेक्ट टाइट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन को हम डिटरमाइन करते हैं. सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन कि जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके, वी यूज़ पोटेशियम आयोडाइड. ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर रहा है इनटू आयोडीन. ओके, और इस आयोडीन को हम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करके डिटरमाइन करते हैं. सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये जो सॉल्यूशन है दैट इज स्टैंडर्ड है. ओके, थायोसल्फेट सॉल्यूशन जो है इसको अपन थायोसोल्यूशन बोलते हैं, रिमेंबर. ओके, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. ये हम इसका कॉन्सेंट्रेशन अपने को मालूम है फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, और जो अपन ने बेसिकली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट देखा था, फ्रॉम दैट वी कैन डिटरमाइन द आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन. आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया, मतलब फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन डिटरमाइन द ऑक्सीजन ओजोन कॉन्सेंट्रेशन. समझ में आया क्या? तो इस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ इस रिएक्शन को. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. that's how I would determine the ozone concentration. This is one way. Another method is basically to decompose ozone catalytically into oxygen, and then we determine कि oxygen कितना लिबरेट हो रहा है, और उससे फिर अपन बताते हैं ओजोन कितना था. ओके, ऑक्सीजन को हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं. बेसिकली देर आर वेरियस मेथड्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और उससे अपन फिर ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं. ओके, इफ़ इट इज़ अ सोल्यूशन, ये अपन गैस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, रिमेंबर. अगर सोल्यूशन में है ओजोन तो आई मीन ओजोन ज़्यादा सोलिबिलिटी नहीं रहेगा, आई गेस. सो दैट्स फाइन, ठीक है ना, दैट्स फाइन. I think it's just a gas mixture में अगर है तो this is one way of determining concentration of ozone. Another important reaction of ozone is जो अपन ने ozonolysis में देखा था. This is a double bonded molecule. यहाँ पे ozone अपन यूज़ करते हैं. Okay, what we get, इसका नाम क्या है? किसी को anybody remember this? The name of this compound? The structure is called as ozonoid. क्या बोलते हैं इसको? रिपीट आफ्टर मी, क्या बोल रहे हैं इसको? ठीक है, इसके पहले जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज मोलोजोनाइड. ओके, राइट बिफोर ओजोनाइड देर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मोलोजोनाइड. उसमें तीनों ऑक्सीजन एक साइड में होते हैं. सो बेसिकली इफ दिस इज अ डबल बॉन्ड,
ओके सो ये जो मोलोजोनाइड है ये इस तरह से ऐड हो रहा है यहाँ पे. ओके सो वी गेट अ मोलोजोनाइड. यही स्ट्रक्चर रहेगा मोलोजोनाइड का. एंड रादर देन अ डबल बॉन्ड यू गोना हैव अ सिंगल बॉन्ड दोनों जगह. ओके सो यू गोना हैव अ सिंगल बॉन्ड एट बोथ द प्लेसेस. दिस इज मोलोजोनाइड. ये रीअरेंज होता है टू गिव यू ओजोनाइड. ओके ओजोनाइड ये ज़्यादा स्टेबल है. दिस इज द प्राइमरी इंटरमीडिएट फॉर दिस रिएक्शन. अब क्या होता है कि ये जो ओजोनाइड है ये रिड्यूस होता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड व्हाट वी गेट इज अ अल्डिहाइड. तो यहाँ पे अपन इथीन यूज़ कर रहे हैं इसलिए फॉर्माल्डिहाइड मिल रहा है. अगर कोई दूसरा अल्डिहाइड होता तो सॉरी दूसरा अल्कीन होता तो उस करस्पॉन्डिंग अपने को अल्डिहाइड मिलता है यहाँ पे. ओके सो जैसे अपन यहाँ पे एक और देख रहे हैं जैसे ब्यूटीन ले रहे हैं अपन. ओके ब्यूटीन ले रहे ब्यूटीन. तो उसको मैं ओजोनोलिसिस करता हूँ तो यहाँ पे मैं 2 फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल मिल रहा है. ओके ओजोनोलिसिस रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और ये जो इंटरमीडिएट्स अपन ने देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है. कभी कभी इसका डायरेक्ट पूछा गया है एग्ज़ाम में. बिलीव इट और नॉट ये स्ट्रक्चर का नाम पूछा गया है. ओके एग्ज़ाम में. नेक्स्ट वी गोना लुक एट द यूजेस. obviously ozone being an oxidizing agent it can also be used as a disinfectant. Purifying drinking water में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट करके यूज़ ही कर रहे हैं बेसिकली इजंट इट. तो टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया वायरसेस इसके लिए भी ओजोन यूज़ कर सकते हैं. नाउ इन टर्म्स ऑफ प्यूरिफाइंग लेट्स से वाटर और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया और वायरसेस इन द वाटर दिस इज़ एक्चुअली बेटर दैन क्लोरीन. क्योंकि क्लोरीन का वी ऑल नो क्लोरीन का एक स्पेसिफिक स्मेल रहता है एंड इट इज़ इंजूरियस टू स्किन. बराबर है. सेंसिटिव स्किन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू डाइव इन अ क्लोरीनेटेड वाटर इजंट इट. क्लोरीनेटेड वाटर में अगर डाइव करते हो तुम तो यू हैव दिस क्लोरीन स्मेल वंस यू कम आउट. इसीलिए द थिंग इज व्हेन यू कम आउट ऑफ द वाटर यू शुड ऑलवेज टेक शावर. ठीक है ना. जस्ट टू वॉश ऑफ दैट क्लोरीन फ्रॉम योर स्किन. अदरवाइज इचीनेस भी आता है. That is it can also kill the good bacteria that are on your skin. है ना. अपने स्किन के ऊपर जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो अपने स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं वो बैक्टीरियाज भी ये मारेगा. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट बी इन द क्लोरीनेटेड वाटर फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ऑलराइट. इफ़ यू आर मेक श्योर दैट यू गो इंटरमिटेंटली एंड टेक अ शावर. ठीक है. पुल के आजू बाजू में हमेशा शावर होते ही है. यू शुड इमीडिएटली टेक शावर एंड देन यू कैन गो बैक इनटू द पूल आफ्टर सम टाइम. दैट इज़ फाइन. ओके बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दिस बेसिक थिंग्स. यू शुड इमीडिएटली टेक शावर एज सुन एज यू कम आउट ऑफ द स्विमिंग पूल और वट एवर द टैंक. Immediately take shower, wash off the chlorine from it. Okay, take a nice shower. Okay, make sure that the entire your body is getting covered with fresh water, not chlorinated water. Okay, so the advantage of ozone is basically that it does not smell. ठीक है. देयर इज़ नो रेसिजुअल लेफ्ट ओवर बेसिकली क्योंकि जो ओजोन होता है ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू ऑक्सीजन. ओके इफ़ एनीथिंग there is nothing left in the water itself, but if you think about the positive side it probably has a little bit of oxygen over the tank or whatever. So इसीलिए काफ़ी जगह पे ओजोन से डिसइंफेक्ट किया जाता है. ओके ऑब्वियसली इट इज़ एक्सपेंसिव गैस एज कम्पेयर टू क्लोरीन. So you don't expect that in public swimming pools. Okay, लेकिन जो private swimming pools होते हैं people with money actually तो वहाँ पे they would use ozone as a disinfectant. ठीक है ना. Then we have ozonolysis. ये reaction अपन ने just अभी discuss किया था basically to break the alkene into aldehyde ketone. ठीक है ना. Then ozone can detoxify cyanide. तो ये रिएक्शन है. देखो साइनाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है इनटू साइनेट. ओके दिस इज अ साइनेट आयन. ओके सो साइनाइड इज रिमेंबर इट्स अ पॉइजनस आयन रिमेंबर. सो दिस कैन बी वेरी बैड एक्चुअली इफ it is in drinking water or whatever in a substance. तो ओजोन कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय cyanide ion. Okay, it converts into cyanate ion. So we're going to talk about sulfur now.
एंड लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन सल्फर। तो देखो सल्फर के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो सल्फर के एलोट्रोपी एंड पॉलीमॉर्फिज्म ये इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि सल्फर के काफ़ी सारे एलोट्रोप्स है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स है, पॉलीमॉर्फ्स है। ओके, ऑब्वियसली सारे के सारे अपन डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि देर अबाउट 40 एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। ओके, तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ओके, द वंस दैट आर एक्चुअली इन आवर सिलेबस वही अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, allotropy is more complex for sulfur element essentially, and इसमें it is only second to carbon in terms of allotropes. okay, कार्बन के काफ़ी सारे allotropes होते हैं, उससे देखा जाए तो मतलब सल्फ़र के भी काफ़ी सारे allotropes है। कार्बन के सबसे ज़्यादा allotropes अपने को मिलते हैं, देन वी हैव सल्फ़र। ओके, द मेन allotropes जो होते हैं वो अपन आगे देखेंगे बेसिकली। ओके, जो दो मेन सबसे कॉमन एलोट्रोप होते हैं सल्फ़र के वो होते हैं रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। दिस आर द मोस्ट रोम्बिक या रोम्बिक सल्फ़र। ओके, सो रोम्बिक सल्फ़र को ही हम अल्फ़ा सल्फ़र बोलते हैं। ओके, और मोनोक्लिनिक जो होता है उसको अपन बेटा सल्फ़र बोलते हैं। अल्फ़ा सल्फ़र इज़ रोम्बिक एंड बेटा सल्फ़र इज़ मोनोक्लिनिक। ये जो होता है रोम्बिक दैट इज़ एक्चुअली मोर स्टेबल। ओके, रोम्बिक इज़ एक्चुअली मोर स्टेबल, अंडरस्टूड है। सो जितने भी नेचुरल सल्फर मिलते हैं अपने को दैट इज़ इन दिस फॉर्म। ओके, इन द रोम्बिक फॉर्म, अल्फा फॉर्म। ओके, लेकिन वी कैन कन्वर्ट रोम्बिक इनटू मोनोक्लिनिक, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ रोम्बिक एंड व्हाट इज़ मोनोक्लिनिक। कोई मेरे को फटाक से बता सकता है कि व्हाट इज़ रोम्बिक एंड व्हाट इज़ मोनोक्लिनिक। आई एम नॉट आस्किंग इन डिटेल, आई एम जस्ट आस्किंग डू यू नो द टर्म्स। कहाँ पे तुमने सुने हैं ये टर्म्स रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक? Brevis lattice. 14 Brevis lattice. Yes. Excellent, isn't it? So that is basically we have seen this in solid structure. Rhombic forms होते हैं, monoclinic forms होते हैं। अब वहाँ पे तुमको पूछ सकते हैं which of the following exist as a rhombic form or monoclinic form। उसमें sulfur is the example, isn't it? सल्फर का रोम्बिक फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? अल्फा सल्फर। अगर रोम्बिक पूछते हैं तो अल्फा सल्फर लिखो, और अगर मोनोक्लिनिक पूछते हैं तो बेटा सल्फर पूछो। ठीक है ना? तो इस तरह से अपन उसको याद रख सकते हैं। देन ऑल्सो यू नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि देखो इसमें जो इसमें FCC नहीं होते, ECC नहीं, इसमें मेरे ख्याल से मोनोक्लिनिक में देर इज़ ECC बराबर एंड सेंटर्ड होता है, और रोम्बिक में किसी को याद है क्या? एनीबडी रिमेंबर्स रोम्बिक में कौन से? आई थिंक इट्स जस्ट सिंगल प्रिमिटिव होता है रोम्बिक में। रोम्बिक इज ऑलवेज प्रिमिटिव। मोनोक्लिनिक होता है प्रिमिटिव प्लस ECC, इजंट इट? इसमें BCC और FCC नहीं होता। सो जस्ट चेक इट आउट। ओके, वो जो फॉर्म्स है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक के, इसमें कौन से ब्रेविस लैटिसेस पॉसिबल है। ओके, ऑब्वियसली प्रिमिटिव तो है ही है, बट उसके अलावा कौन से पॉसिबल है थोड़ा चेकआउट करके। मेरी मेमोरी है ना, it doesn't last very long, so it's going to be a problematic issue. So let's talk about rhombic sulfur। ठीक है, रोम्बिक सल्फर जो होता है वो S अल्फ़ा होता है, उसको S अल्फ़ा बोलते हैं। इसको इसमें 16 रिंग्स होते हैं। ओके, सो क्या हो रहा है इसमें? 16 रिंग्स है। ईच रिंग इज़ S8। S8 की कितने रिंग्स है इसमें? 16 रिंग्स। क्लियर है? और इससे बन रहा है अपना रोम्बिक सल्फर। ओके, सो दिस इज बेसिकली 16 रिंग का एक क्रिस्टल बोल सकते हो तुम, यू कैन से दैट। ओके, दैट इज द यूनिट सेल। अंडरस्टूड है ना? यूनिट सेल क्या कैसे बना हुआ है इसका? इट हैज अ 16 एक्सक्यूज मी, थोड़ा जोर से बात कर लिया। सो द यूनिट सेल ऑफ रोम्बिक सल्फर हैज 16 rings of S8. It has a puckered shape structure, और ये 95.5 डिग्री सेल्सियस पे it gets converted into monoclinic। ये है रोम्बिक सल्फर। ओके, सो दैट इज़ बेसिकली द puckered ring structure of the sulfur, और इस तरह के 16 रिंग असेंबल होके एक यूनिट सेल बनाता है, और इसको जब मैं हीट करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रोम्बिक सल्फर या फिर अल्फ़ा सल्फर को मैं जब हीट करता हूँ तो ये बेटा में कन्वर्ट हो जाता है। ओके,
और जो टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को अपन ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, विच इज़ 95.5 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड है क्या? और इससे फिर नेक्स्ट अपने को मिलता है बेटा सल्फर, इसको अपन नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? वी डोंट हैव टू डिस्कस इट राइट नाउ। सो विल डिस्कस rhombic sulfur, monoclinic sulfur in the next class in more detail. Clear? If there is no doubt, then you guys can leave. Thank you very much. I'll see you in the next class. Okay.